दोस्तों नमस्कार। प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए फिजिक्स की दुनिया में फिर से आज एक नए टॉपिक को लेकर के आज हम चर्चा करें। आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं आप सबके लिए, वो टॉपिक प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को देखने से हमको थोड़ा सा जटिल तो लगता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी दूंगा कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको जटिल नहीं लगेगा, आपको लगेगा तो केवल आसान लगेगा। आइए आज के इस दिन में, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं त्रुटि के ऊपर। ठीक है, हम बात करते हैं एरर्स के ऊपर। ठीक है, तो एरर्स किसको कहेंगे, एरर क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए व्यूअर हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके लिए देंगे, शेयर करेंगे, वो आप तक के जरूर पहुंचे। आइए हम बात करते हैं त्रुटि। तो दोस्तों, त्रुटि होती क्या है? जब कोई मापन करता, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का मापन लेता है, माप करता है, तो उसके द्वारा मापा गया मान में और उस वस्तु की एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है, एक्चुअल जो मापन होता है, उसमें दोनों के मान में कभी कभार अंतर मिल जाता है। कुछ कुछ असावधानी के कारण, कुछ यंत्रों की त्रुटियों के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों से या असावधानी जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से कहीं वो अंतर हमको मिलता है, उसी अंतर को हम कहते हैं त्रुटि। ठीक है, अगर किसी वस्तु का एक्चुअल एक्यूरेट जो माप है वो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा या मापनकर्ता के द्वारा जब इसको नापा जाता है और किसी कारण इसका वैल्यू आता है 9.5 सेंटीमीटर, तो इसमें त्रुटि हुई है। यस ना? तो कितनी त्रुटि हुई है उसको हमको चेक करना है। तो वास्तविक मान और मापा गया मान को हम घटा देते हैं, तो जो आंसर रहता है वही हमारा कहलाएगा त्रुटि। इतनी की त्रुटि हमको उस मापन में हुई है, ये कहलाता है दोस्तों त्रुटि। आइए त्रुटि को हम दो आधार पर समझेंगे, एक उसका थ्योरेटिकल पॉइंट और एक उसका न्यूमेरिकल पॉइंट। तो थ्योरेटिकल में हम देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है, इसको किससे व्यक्त करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका अंकित क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं त्रुटियों के प्रकार। चलिए हम चलते हैं त्रुटि के पास। हाउ टाइप्स ऑफ एरर, तो हम देखते हैं उसके कारणों के आधार पर अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से त्रुटियां हमको मापन में मिलती है। तो 3 आधार पर हम त्रुटि को बांट सकते हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि और तीसरा स्थूल त्रुटि। आइए देखते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। दोस्तों, जब हम माप करते रहते हैं और मापन करने के समय हमको एक बार हमसे गलती होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप उसी दिशा में रेगुलर गलती होती चली जाती है, और उस त्रुटि को हम कहेंगे क्रमबद्ध। बाई चांस अगर हमने किसी वस्तु के मापन को माप रहे हैं, मापन की दृष्टि से किसी वस्तु को अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक बार हमसे गलती हुई, फिर गलती होगी, फिर गलती होगी, फिर, और एक हिसाब से एक दिशा में गलती होती चली जाएगी, उस टाइप की त्रुटि को हम कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि किसको कहेंगे? जब हम या किसी मापनकर्ता के द्वारा प्रैक्टिकल के टाइम पे या मापन के टाइम पे उससे अचानक या एकाएक त्रुटि हो जाए और उस त्रुटि के बाद और उस दिशा में त्रुटि आगे ना जाए, ना उस त्रुटि के वजह से उसके पहले के वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए, उस टाइप के त्रुटि को हम कहेंगे यादृच्छिक। दोस्तों, इसके नाम से स्पष्ट है, यादृच्छिक मतलब एकाएक, अचानक। तो जब कभी मापनकर्ता के द्वारा एकाएक या अचानक यादृच्छिक रूप से त्रुटि हो जाती है, जिसका उसके आगे, उस दिशा पर आगे और उसके बैक साइड कभी कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, उस तरह की त्रुटि को हम कहेंगे क्या? यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा जो होता है स्थूल त्रुटि। तो स्थूल त्रुटि किसको कहेंगे? जब कोई मापनकर्ता मापन के समय असावधानी बरतता है, ठीक है, यदि उसको जो स्केल लेने की आवश्यकता है वो नहीं ले रहा है, अगर वो 0.24 वैल्यू आता है, 0.0231 है, इसको जानबूझ के छोड़ देगा, 0.2 ही लिखेगा या 0.23 ही लिखेगा, तो वो व्यक्ति के असावधानी के कारण
अगर कहीं किसी मान में त्रुटि होती है उस त्रुटि को हम कहते हैं स्थूल त्रुटि। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मेजरमेंट हमको स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक करना होता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारा मात्रक ऐसा हो जाए मानने में कि हम यहां से हमको मानना पड़ता है और यहां तक अपन मानते हैं, पूरा एग्जैक्ट उसके लास्ट पॉइंट तक और स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जाते हैं, इसके वजह से भी त्रुटि होती है। तो इस टाइप की त्रुटि को हम कहेंगे स्थूल त्रुटि। ठीक है, अब आते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के पास। तो क्रमबद्ध त्रुटि जब स्टेप बाय स्टेप जब हमसे गलतियां होती हैं उसको भी 4 भागों में बांट करके हम रखते हैं। तो पहला यंत्री त्रुटि, नाम से स्पष्ट है, यंत्र के नाम से होने वाली त्रुटि को हम लोग कहेंगे यंत्री त्रुटि। और हमारे पास यंत्र कौन कौन से हैं फिजिक्स में आप जानते हैं, बहुत छोटी राशियों को मापने के लिए हमारे पास एक तो होता है वर्नियर, है ना, वर्नियर कैलिपर्स है। दूसरा हमारे पास मापन करने के लिए होता है स्क्रू गेज, और तीसरा मापन करने के लिए हमारे पास होता है गोलाई मापी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास छोटी छोटी राशियों को मापने के लिए फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और उसमें अगर कहीं कोई गलती है, उस यंत्र में, उस मशीन में, बनावट में थोड़ी सी कहीं डिफरेंसेस आ जाता है, तो उसके कारण जो त्रुटि होगी वो हमारी होगी यंत्री त्रुटि। तो यंत्री त्रुटि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शून्यांक त्रुटि, आपने वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, गोलाई मापी जब देखा होगा तो आपने देखा वहां पर 2 स्केल रहते हैं, एक उसका मेन स्केल रहता है, मुख्य स्केल, और दूसरा रहता है गोलाई स्केल, है ना, गोले में एक स्केल रहता है। तो क्या होता है, या इस टाइप पे स्केल रहेगा, तो मुख्य स्केल का 0 और गोली स्केल का 0 या वर्नियर स्केल का 0 अगर कहीं एक सीधे लाइन पे नहीं आता है, दोनों का 0 एक सीधे लाइन पर आना चाहिए। अगर यंत्र की बनावट सही नहीं है और दोनों का 0 एक सिंगल लाइन पे नहीं आ रहा है, तो होने वाली त्रुटि को हम कहेंगे शून्याङ्क त्रुटि। क्लियर। अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक किसको कहेंगे, तो किसी यंत्र के द्वारा मापा गया उसका सबसे न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। अगर कोई यंत्र दशमलव के 2 स्थान तक के नाप सकता है तो उसका अल्पतमांक 0.001 है। अगर कोई वस्तु या कोई हमारा यंत्र दशमलव के 3 स्थान तक नाप सकता है तो उसका अल्पतमांक है 0.001। तो इसमें भी हमसे गलती होती है। मैंने यहां पर बताया कि किसी वस्तु का कहीं कोई मान आता है ये, तो हम जनरली इस पॉइंट को कहीं नहीं नाप पा रहे हैं, है ना, या यंत्र के कारण हम इसको नहीं नाप पा रहे हैं, तो उस टाइप की त्रुटि को हम कहेंगे अल्पतमांक त्रुटि। और अचर त्रुटि, हम कभी कभी बार बार प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बावजूद भी उसमें त्रुटि होती रहती है, और उस त्रुटि को हम कहेंगे अचर त्रुटि। इसको दूर करने का आसान तरीका है, पहली बार प्रैक्टिकल किए, दूसरी बार प्रैक्टिकल किए, तीसरी बार प्रैक्टिकल किए, आप तीनों को जोड़ के 3 से उसका मध्य मान निकाल लो। हम उसका एवरेज वैल्यू को लेकर के चलते हैं इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए, बचत में यंत्र को ठीक करते हैं। तो एक क्रमबद्ध का पहला प्रकार है यंत्री त्रुटि। क्रमबद्ध का दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्ति जानबूझ के या निगलेक्ट करके किसी वैल्यू को नगण्य मान करके कहीं काम करता है, माप करता है, तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत त्रुटि। बाह्य कारक के कारण त्रुटि, बाह्य कारक में ना तो व्यक्ति का योगदान रहेगा और ना यंत्र का योगदान रहेगा उसके गलती में। इसमें या इस टाइप के त्रुटि में प्राकृतिक बल अर्थात ताप, दाब, इस टाइप का अगर कहीं कोई सिस्टम में परिवर्तन कर देता है तो मापन में क्या होता है, परिवर्तन। तब के हम इरर्स को बाह्य कारक के कारण, इसका उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, हम सबको पता है कि जब धातु में प्रकाश पड़ता है या ताप पड़ता है तो उसमें प्रसार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और ऊष्मीय प्रसार के नाम से धातु की लंबाई में परिवर्तन होगा। पहले हमने इसको नापा था अलग मान, अब प्राकृतिक गुणों के कारण, ताप के कारण इसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। अब मान हमारा एक्चुअल में बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। अब चेंजेस आएगी मान में, तब हमको त्रुटि महसूस होगा, और वही त्रुटि बाह्य कारक के कारण, ये हमारा दाब में भी हो सकता है, ताप में भी हो सकता है। और एक होता है अपूर्णतया त्रुटि। अपूर्णतया त्रुटि वो है जिसका कारण जानते हुए भी हम उसको छोड़ देते हैं। हमको पता है कि इसका इस वजह से दोनों मैच नहीं खा रहा है, इस वजह से वास्तविक मान और मापित मान में अंतर आ रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये जनरली हम स्टूडेंट लोग ज्यादातर करते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का जो परसेंट आता है 70.3%, 12th में कितना परसेंट आया, इतना, वो बताता कितना है, 80 बताएगा। तो ये जो अंतर है वो जानबूझ के कर रहा है, छोड़ो ना यार क्या होता है। इस टाइप का जो त्रुटि है वो कहलाता है अपूर्णता त्रुटि। तो त्रुटि को हम 3 भागों में बांटते हैं कुल मिलाकर के, क्रमवार, यादृच्छिक और स्थूल।
क्रमबद्ध को 4 भागों में बांटते हैं, यंत्री, व्यक्तिगत, बाह्यकार के कारण और अपूर्णतया, और यंत्री को बांटेंगे 3 भाग में, शून्यांक, अल्पतमांक और अचर। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, त्रुटियों के प्रकार। अब हम बात करेंगे आगे त्रुटियों को हम व्यक्त कैसे करें, क्योंकि त्रुटियों को भी व्यक्त करने का एक तरीका होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके। चलिए हम चलते हैं त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके के पास कि हम कैसे उसको व्यक्त करें। आइए अब हम देखते हैं त्रुटि को हम व्यक्त कैसे करें। तो त्रुटि को व्यक्त करने के 3 ऐसे स्टेप हैं, जिस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है त्रुटि को निकालना। पहला हम बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटि को व्यक्त करने का पहला तरीका है निरपेक्ष त्रुटि। क्या होता है दोस्तों, जब हम कई प्रकार का मान लेते हैं, A1 पहले प्रैक्टिकल के बाद मान आया, दूसरे प्रैक्टिकल करें तो A2 मान आया, तीसरी बार प्रैक्टिकल करें तो A3, अलग अलग मान आएगा। तीनों मान हो सकते हैं अलग अलग आए या समान भी है। तो तीनों का अपन मध्य मान निकाल लें, और तीनों का जब अपन मध्य मान निकाल लेने के पश्चात एक वैल्यू आएगा A मीन करके, और इस A मीन में हम प्रत्येक वैल्यू को घटाते जाएंगे। तो हमको एक मान मिलेगा डेल A1 इक्वल टू A मीन माइनस A1, दूसरा वैल्यू मिलेगा क्या, A मीन माइनस A2, और तीसरा मिलेगा क्या, A मीन माइनस A3। ये 3 वैल्यू मिलेगा, यही 3 वैल्यू हमारा क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि। मतलब हमने 3 अलग अलग प्रैक्टिकल किया और तीनों प्रैक्टिकल को मिला करके हमको एक मान प्राप्त हुआ, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितने बार प्रैक्टिकल करेंगे उसे हम डिवाइड कर देंगे और उसको मीन वैल्यू, मध्यमान वैल्यू से प्रत्येक मान को घटाएंगे। तो जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, उसका निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरा त्रुटि के बारे में, और जो होता है क्या, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि हम कहेंगे तो जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले रहेंगे डेल A मीन, और जो हमने डेल A1 निकाला था इसी को हमने जोड़ करके इसका डेल वैल्यू निकाल लेंगे, माध्य वैल्यू निकाल लेंगे ये और इसका मध्यमान। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे आपेक्षिक त्रुटि। अर्थात जो यहां पर से मध्यमान वैल्यू आएगा, औसत वैल्यू आएगा, उसका भी औसत निकाल लेंगे तो आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि में 100 का इंटू करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो वो हो जाता है प्रतिशत त्रुटि। तो दोस्तों इन 3 आधारों पर हम त्रुटियों को व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल। कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उसी 2 से 3 फॉर्मूले में आपका पूरा अंकित क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। आइए हम बात करते हैं त्रुटियों का। जब न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा हम उसको कैसे करेंगे। 4 तरीके से आ सकते हैं, योग से, अंतर से, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और एक आएगा उसके घात वाले से। मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं, इधर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला मैं लिख लेता हूं योग के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए। मान के चलते हैं 2 वैल्यू देगा वो। पहला वैल्यू अगर कहीं वो देता है A प्लस डेल A प्लस या माइनस, क्योंकि डेल A क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। A उसका वास्तविक वैल्यू है और डेल A क्या है, उसका निरपेक्ष। मैं लिख देता हूं A उसका वास्तविक मान है और डेल A उसका निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, ये। और दूसरा जो वैल्यू वो देगा वो रहेगा B प्लस माइनस डेल B। तो जो इसका हम फाइनल जो आंसर निकालेंगे वो होगा डेल Z, जो त्रुटि को जो फाइनल आंसर रहेगा A प्लस माइनस B प्लस माइनस डेल A प्लस माइनस डेल B। क्लियर है, ये अंतर हो जाए, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब कहीं उसको जोड़ने को बोला जाएगा। दूसरा, अगर कहीं वो अंतर से पूछेगा अर्थात घटाने से पूछेगा, तो उसका जो आंसर जो बैठेगा वो ये रहेगा A प्लस माइनस B प्लस माइनस डेल A। से माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा डेल B, क्योंकि अंतर है। चिन्हों का विशेष आपको ध्यान रखना है, ये अंतर में होगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो उसका भी बहुत आसान है। तो गुणा करते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर जो बैठता है डेल Z अपॉन Z, है ना, ये उसका याद रखना, इसमें Z बस रहेगा, डेल Z इसमें डेल Z अपॉन Z। ठीक है, और इसका जो फाइनल आंसर बैठेगा डेल A अपॉन A प्लस डेल B अपॉन B, ये बैठेगा उसके गुणा करने पर। और एक ऐसे ही हम मान प्राप्त करेंगे
किसके लिए? भाग के लिए, है ना, डिवाइड के लिए, भाग के लिए। इसका भी वैल्यू सेम गुणा के वैल्यू जैसे ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और एक वैल्यू अगर z किसी भी घात वाला कहीं कोई आएगा, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना है, जब उसका प्रतिशत त्रुटि पूछा जाएगा तो डेल z अपॉन z, जो घात में संख्या रहेगी उसका सामने में गुणा कर देना। यस, डेल a अपॉन a। मैंने ये 5 फॉर्मूले बताने का आपको प्रयास किया है और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा, भाग और घातों के लिए मैंने 5 फॉर्मूले आपको बताए हैं। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है दो प्रतिरोध लेते हैं जिसका R1 पहला प्रतिरोध का मान है 50 प्लस माइनस 2 ओम तथा दूसरा प्रतिरोध का मान है 100 प्लस माइनस 3 ओम। याद रखना, पहला जो वैल्यू है उसका वास्तविक वैल्यू है, जो मान एक्चुअल में है, और जो बाद प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू देगा, जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस 2 यहाँ पर प्लस माइनस 3 दिया है, वो उसके मान में त्रुटि होगा, निरपेक्ष त्रुटि। तो दो प्रतिरोध को लिया गया है और ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है? R1 यहां पर है, R2 यहां पर है, दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है बोल रहा है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन लेना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जुड़ता है, हमको ये पता होना चाहिए। जब श्रेणी क्रम है तो दोनों प्रतिरोध आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। प्लस, तो प्लस वाला फॉर्मूला ले लेंगे, क्लियर। तो प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे, R1 का वैल्यू है कितना? 50 प्लस माइनस 2, क्लियर, प्लस योग वाला लेंगे, दूसरा वैल्यू क्या? 100 प्लस माइनस 3। देखिए आंसर फाइनल क्या होगा, देखिए a प्लस माइनस b ये है ना, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, जोड़ने का है इसलिए बीच में प्लस करेंगे, तो a के जगह में हमारा है 50 प्लस यहां पर है हमारा 100 b का वैल्यू, क्लियर, प्लस माइनस यहां पर है हमारा 2 प्लस यहां पर लेंगे 3 क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर ये हो जाएगा 150 प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा 5। ये हमारा डायरेक्ट आंसर, कहीं पर कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने पॉइंट बताया है उसी के ऊपर इसको आंसर ले लेना है। a प्लस बी योग वाला फॉर्मूला, अगर ये माइनस का रहता तो माइनस वाला लेते, क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हम आ गए दूसरे क्वेश्चन पर। ये कहता है अगर वोल्ट है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट और धारा है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर और R का वैल्यू दे रहा है, अगर कहीं जो प्रतिरोध है R है वो V अपॉन I हो तो R में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? बहुत आसान है, मैं इसके पहले एक उदाहरण ये था जो योग और अंतर दोनों में काम आएगा। ये ले लेते हैं गुणा और भाग, है ना, यहाँ पर भाग दिए हैं, यहाँ पर गुणा वाला भी देगा तो सेम। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे, भाग का एक फॉर्मूला है डेल z लिया है, यहाँ पर डेल z की जगह में क्या है? डेल R बाई R। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल a अपॉन a, यहाँ पर a के जगह में v, तो डेल v अपॉन v प्लस डेल I अपॉन I, राइट ना, ये फॉर्मूला बैठेगा। परिवर्तित मान इसको कहते हैं 4 बटे प्रारंभिक मान माने v, ये है हमारा 100 प्लस डेल I का वैल्यू है 0.2, I का वैल्यू है 5। इसको सॉल्यूशन करिए तो 4/100 आएगा, प्लस इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4/100, क्लियर। तो ये इसका एलसीएम निकल जाएगा 100, 4 और 4 ये हो जाएगा आपका 8। 100 को अब इधर ट्रांसफर करेंगे तो डेल R बाई R इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि हो गई, इक्वल, है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं, ये 100 को जब इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये डेल R बाई R इंटू 100 मतलब % त्रुटि हो गई और ये हो गया 8। ये उसका डायरेक्ट आंसर। अगर ये बहुत ही जल्दी लग रहा है तो इसका दूसरा विधि से भी आप हल कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए इस वैल्यू को आप डायरेक्ट ये वैल्यू मान रखना है, इसको मान रखना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ये आपको पता है, कक्षा 7वीं 8वीं से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 20.0। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 पंचे 500, 20 और 20 हो गया 40 बटे ये कितना हो गया 500। इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा
और जब आप इसको काट देंगे 2 और 25 होगा। और अपने को निकालना क्या है, परसेंट त्रुटि। तो परसेंट में निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे, 2/25 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो डेल आर अपॉन 8, 4 दूनी गुणा कर दो, कितना आया 8%। तो इस तरीके से हम ऐसे गुणा भाग वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल और केवल मैंने इस फॉर्मूले पर मार रखा है, सामान्य कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला दिया और इसी पर आपको हल करना है। क्लियर? आइए अब हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिखाता है, वो हम बात करेंगे घात वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? जो फिफ्थ घात वाला मैंने बताया। तो एक वैल्यू दिया है z इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर हाफ अपॉन सी क्यूब। ये एक वैल्यू दिया है, a का घात में 2, b के घात में आधा, c और बटे में है c के घात में 3। ये एक वैल्यू दिया है, तो z की अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपेक्षित त्रुटि ज्ञात कर लो, उसमें 100 का डिवाइजेशन कर लो, क्या निकल जाएगा हमारा, परसेंट त्रुटि, परसेंट एरर। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए डेल z अपॉन z, ये डेल z अपॉन z है। क्लियर? मैं बताऊं, जो घात में संख्या रहेगा सामने में उसका गुणा बस करना है। घात में संख्या ना, सामने उसका गुणा करना है। 2 है तो यहां पर 2 का गुणा करना है, डेल a बाई a। क्लियर? प्लस b के घात में कितना है, हाफ, तो हाफ का गुणा हो जाएगा, डेल b बाई b। प्लस c के घात में कितना है, 3, तो ये 3 का गुणा कर देंगे, डेल c बाई c। ये हमारा आंसर, एक लाइन में हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर बाई चांस इसके आगे अपन देखेंगे, हो सकता है अगर कहीं डेल ए अपॉन ए, डेल बी अपॉन बी, डेल सी अपॉन सी कहीं वैल्यू दे, तो इसका वैल्यू भी आप रख करके आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये द्रव्यमान तथा चाल के मापन से प्राप्त द्रव्यमान और चाल में प्रतिशत त्रुटियां पाई जाती है, जो बता रहा है 2% और 3%। द्रव्यमान का प्रतिशत त्रुटि 2% और चाल का प्रतिशत त्रुटि जो है वह है 3%। तो गतिज ऊर्जा में कितनी परसेंट की त्रुटि होगी? तो सबसे पहले इसके लिए हमको ये जानना आवश्यक है, गतिज ऊर्जा बोल रहा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम सबको पता होगा क्या, हाफ mv², राइट ना। अब ये बोला है द्रव्यमान की में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल m अपॉन m का वैल्यू वो दे दिया है कितना, 2%, और डेल v अपॉन v का वैल्यू दे दिया है कितना, 3%। तो अपने को डेल के अपॉन के का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सो सिंपल, मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला पर मान रखो, डेल के अपॉन के इक्वल डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी। अब फॉर्मूला में आपको ये देखना है इसके घात में कितनी कितनी संख्या, एम के घात में 1 है, सामने में 1 का गुणा होगा, वी के घात में 2 है, सामने में 2 का गुणा होगा। मान आ गया हमारा आंसर, डेल के इक्वल टू ए के 1 इंटू डेल अपॉन एम का वैल्यू कितना दिया, वो 2%, प्लस 2 इंटू डेल वी अपॉन वी का वैल्यू दिया वो कितना परसेंट, 3। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, आ गया हमारा आंसर 8%। क्लियर दोस्तों, कितना टाइम में हल हुआ, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो इस तरीके से हमको इसमें का क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। इसी में ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर z इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू बी हाफ अपॉन c इंटू रूट ऑफ d, ये कोई वैल्यू है जिसमें जो a b c व d में क्रमशः जो त्रुटि होता है वह इस प्रकार होता है, कितना कितना, 2%, 3%, 1% व हाफ, फिर से 2% होता है। तो z में त्रुटि कितनी होगी? ठीक है, ये z का वैल्यू पूछा है। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला पे मान रखता हूं मैं, डेल z अपॉन z इक्वल a के घात में कितना है 2, और a में कितना त्रुटि होता है, a के घात में पहले 2 लिख देता हूं मैं, ये डेल a अपॉन a कितना, प्लस b के घात में कितना है 1/2, तो ये 1/2 का गुणा हो जाएगा, डेल b अपॉन b प्लस डेल c अपॉन c, c के घात में 1 है इसलिए 1 का गुणा, प्लस डेल d के घात में 1/2, रूट का मतलब घात में 1/2 मतलब आधा, और d में कितना परसेंट होता है, 2। ठीक है, तो ये डेल d अपॉन d,
सब का मान को रख दो, आंसर हो जाएगा 2 इंटू डेल ए में कितना परसेंट त्रुटि होती है 2%, बी में 1/2 का गुण है, बी में कितना परसेंट त्रुटि होता है 3%, प्लस सी में 1% की त्रुटि यहां पर 1 है, 1 एकम 1, और डी में 1/2 और डी का परसेंट है 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर कटेगा तो हाफ आएगा, ठीक है 1.5 जिसको हम कहेंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये 5.5 आंसर परसेंट किसमें डेल z अपॉन z। तो इस तरीके से बहुत आसानी से, कितना भी डिफिकल्ट रहे वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले को रखने से हमको मिलेगा ही। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा त्रुटि, त्रुटि में हम उसका थ्योरेटिकल पॉइंट भी देखें और त्रुटि में हम उसका अंकी, केवल 4 से 5 फार्मूला ही है, मैं तो कहूंगा केवल 3 फार्मूला, एक जोड़ने घटाने के लिए बीच में प्लस माइनस हटाइए, और एक गुणा भाग के लिए, और एक घात वाला। घात तो कुछ नहीं करना है, जो घात करेगा उसी का इंटू करना है। इस तरीके से हमने त्रुटियों से संबंधित थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों चीजों को क्लियर किया है, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स बनाइए, परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो आप सबने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा, ठीक है, तो मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, जो नए व्यूअर है वो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर टच करें, ताकि इस तरीके का ट्रिकली बेस पर आंकिक, थ्योरेटिकल सभी प्रकार के फिजिक्स के हम जो वीडियो शेयर जो है करते रहें, तो आप तक के जरूर पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरा नंबर है, आप उससे भी मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको किस टाइप का और शिक्षा चाहिए, हम किस तरीके से फिजिक्स को और आसान बना सकते हैं। आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए मैं फिजिक्स को सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपको भी चाहिए कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो पर फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।